हेलो एवरीवन। टॉपिक है हमारा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है एक ऐसा कल्चर सिस्टम है जो कि हाईली अफेक्टेड है एनवायरमेंटल कंडीशन से। कैसा क्लाइमेट होगा, कैसा वेदर होगा, वो बहुत ही अफेक्ट करता है हमारी क्रॉप ग्रोथ को। और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इज़ द आंसर टू दिस प्रॉब्लम कुछ हद तक एक्चुअली, कि हमारे बारिश हो रही है या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या फिर टेम्परेचर बहुत कम है, उसको एक प्रोटेक्टेड कंडीशन के अंदर प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है। कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स ही हैं जिनको सक्सेसफुली हम ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि लार्जली वेजिटेबल्स को प्रेफर किया जाता है ग्रो करना, या फिर कुछ ऑर्नामेंटल्स हैं जिनको हम ग्रो करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर, क्योंकि ये हाईली बेनिफिशियल होती हैं। और अगर कोई हाईली रेम्यूनरेटिव क्रॉप हम अंदर लगा रहे हैं तो उससे हमारा जो कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर है, एस्टैब्लिशमेंट है, ये जो प्रोटेक्शन के लिए हमने जो स्ट्रक्चर खड़े किए होते हैं, वो कॉस्ट हमारी पूरी हो जाती है। तो डिटेल में जानते हैं कि वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में इस्तेमाल होते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, और प्रोटेक्टेड कंडीशन हम किस तरह से क्रिएट करते हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर। तो वही सब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक जनरल इंट्रोडक्शन से। Protected cultivation is the cropping technique wherein plants are grown under a controlled environment. Controlled environment, not necessarily कि पूरी तरह से controlled होगा, but certainly some factors are manageable जिनको हम easily manipulate कर सकते हैं. And the idea of growing plants in environmentally controlled condition has emerged since Roman times. So Rome was the first place where this protected cultivation emerged. स्मॉल स्केल पर ही सही, लेकिन ये वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है आइडिया. द रोमन गार्डनर्स दे यूज्ड आर्टिफिशियल मेथड सिमिलर टू द प्रोटेक्टेड सिस्टम फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स फॉर द कंजम्पशन एवरी डे. उन्होंने हाउस होल्ड के लिए ये टेक्निक यूज़ करी थी. लेटर ऑन इट हैज़ बिकम इनटू लार्ज स्केल बिजनेस. And the concept of protected structure also appeared in the earlier years in Netherlands and England in 17th century. Today, the Netherlands has many of the largest polyhouses in the world, and some of them so vast that they are able to produce a large amount of vegetable every year. Now, this technique or the practice has been commercialized a lot in various vegetables cultivation or the production of some ornamentals. The polyhouse may have different type of covering materials such as a plastic roof on walls, which heats up because of incoming visible sunshine is absorbed inside the structure. Air warmed by the heat from warmed interior surfaces is retained in the building by the roof and the wall. The air that is warmed near the ground is prevented from rising indefinitely and flowing away. तो actually होता क्या है कि जो स्ट्रक्चर है, जब धूप उसके ऊपर पड़ती है तो उससे रेज तो अंदर जाती हैं लेकिन वो कैप्चर हो जाती हैं, और जैसे ही वो अंदर स्ट्रक्चर के सर्फेसिस को हीट करती हैं तो जो हीट रेडिएशंस निकलती हैं, वो रेडिएशंस जो है वो ट्रैप हो जाती हैं स्ट्रक्चर के अंदर, जिससे कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है और हवा भी है वो भी गर्म हो जाती है. और ये सब जो हीटेड एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज होते हैं, विच रिजल्ट्स इनटू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. तो जब टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा कि कोल्ड एरियाज हैं वहाँ पर आप जो है एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन में भी इस तरह से टेम्परेचर नेचुरली राइज करके कल्टिवेशन कर सकते हैं. Commercial polyhouses are often high-tech production facilities for fruit, vegetables and flowers. And these polyhouses consist of equipments like screening installations, heating and cooling and lighting systems, and may be automatically controlled by a computer. तो कई तरह के systems हैं, उनके बारे में हम आगे जानेंगे. In Himachal Pradesh, the area under protected cultivation promoted by the National Horticulture Mission, जिसको अब MIDH भी बोलते हैं, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट आपका बन गया है वो, और इट हैज़ बीन फाउंड नियरली 1.5 लाख हेक्टेयर इन 2014. उस समय पे हिमाचल में, जो कि जहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, टेम्परेचर बहुत कम समय के लिए जो है सूटेबल होता है आपका वार्म वेजिटेबल्स के लिए, तो इस तरीके का वहाँ पर प्रोटेक्टेड
प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन को प्रमोट किया गया. एंड इन हरियाणा द टोटल नंबर ऑफ पॉली हाउसेस वाज इंक्रीज अप टू लाइक फ्रॉम 1356 से जो है वो बढ़ के 1589 हो गए. एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉली हाउसेस दे वर recorded in Sonipat district followed by Karnal, Bhiwani and Rohtak. And the minimum number of poly houses were found in the district of Mahendragarh. So nursery raising under protected structure has become a gainful business nowadays. So ये सिर्फ जो है सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन तक सीमित नहीं रह गया है. सिर्फ वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट ग्रोइंग ही नहीं करनी है. यहाँ पर नर्सरी भी प्रिपेयर की जाती है और इसके अंदर आपके बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हाई ह्यूमिड कंडीशन में प्रोपिगेट होते हैं. उनको जो है इजीली प्रोपिगेट किया जाता है. इनफैक्ट दिस प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर जो है अब आजकल फॉडर के लिए भी यूज़ किए जाने लगे हैं. फॉडर जो है हाइड्रोपोनिकली ग्रो हो रहा है. बहुत लार्ज स्केल पे जो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी चलाए जा रहे हैं. This protected cultivation includes a lot of benefits, which includes higher returns per unit area, off-season crop production, less attack of pests and diseases, protection from adverse climatic condition, early crop harvesting, quality yield, underutilization जो है वो किसी भी लैंड का अगर हो रखा है या फिर लैंड इनफर्टाइल है, इवन सैंडी सॉइल्स के ऊपर भी जो मतलब बिल्कुल एक्चुअली सैंड है उनके ऊपर भी आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना के आर्टिफिशियली जो है चीज़ों को ग्रो कर सकते हो. वर्टिकल फार्मिंग पॉसिबल है इस टेक्निक के थ्रू. आर्टिफिशियल ग्रोइंग कंडीशन जो है क्रिएट की जा सकती है किसी भी समय में साल के. गर्मी नहीं भी है तब भी जो है टेम्परेचर राइज करके ह्यूमिडिटी मेंटेन करके उस ऑफ सीजन क्रॉप को ग्रो किया जा सकता है. Now there are some constraints associated with protected cultivation. वो क्या है? ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा है स्ट्रक्चर की. ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम अरेंजिंग द फर्टिलाइजर्स एंड द सीड्स आपको इसमें स्ट्रक्चर भी चाहिए. उसके साथ साथ ट्रेज, पॉट्स, हैंगिंग के लिए आपको सारी जो है कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए. ड्रिप का सिस्टम चाहिए, ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए फॉगिंग का सिस्टम चाहिए, फैंस चाहिए. लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड. सो इट इज़ अ हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी. इट रिक्वायर्स अ स्किल इंडीड. यस, तो कोई भी किसी भी स्ट्रक्चर को ऑपरेट करने के लिए आपको उसको चलाना आना चाहिए. तो कोई भी इलिटरेट या फिर अनस्किल्ड पर्सन जो है कैन नॉट हैंडल दिस स्ट्रक्चर. The maintenance and repair is difficult sometimes. Yes, if you have established a high cost facility or high tech facility, तो उसको कभी कभी क्या है कि आपने establish तो कर लिया लेकिन उसको maintain करने के लिए, उसकी repair करने के लिए कभी parts नहीं मिल रहे हैं, कभी cladding material नहीं मिल रहा है. ऐसी problems जो है आती हैं. Then a complete crop may be damaged due to poor management. So if you are not able to manage, तो यहाँ क्या है जो भी सिचुएशन होती है एग्जेगरेट होती हैं. अगर फ़ायदा होगा तो बम्पर होगा, नुकसान होगा तो भी कंप्लीट तरीके से. क्योंकि अगर सपोज कोई पेस्ट आ गया, कोई डिसीज आ गई, सो दिस इज नॉट ओनली क्रिएट्स अ कंजीनियल एनवायरनमेंट फॉर अ क्रॉप बट ऑल्सो फॉर डिसीज एंड पेस्ट. हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर सूटेबल है किसी भी डिसीज या फिर कोई पेस्ट के लिए. तो अगर आ गया पुअर मैनेजमेंट के थ्रू तो इट मे डैमेज द होल क्रॉप. It requires the high quality seed. Yes, you need to ensure कि whatever the crop stand is coming out that has to be of good quality. So इसके लिए सबसे पहला requirement है seed. अच्छा seed use करना ही पड़ेगा. Now the question arises कि ये जो ग्रीन हाउसेज नाम पड़ा है वो ग्रीन हाउसेज नाम पढ़ा कैसे है, या फिर इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसको यूज़ करने का. तो दैट इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. और इसी से जो है ग्रीन हाउसेज नाम आया है. ये इफेक्ट क्योंकि एक्चुअली डिस्कवर हुआ था प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर ही जो कि सनलाइट से गर्म हो जाते हैं, तो इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं. द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच द रेडिएशन फ्रॉम अ प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर वार्म्स द प्लैनेट सरफेस टू अ टेम्परेचर अबव व्हाट इट वुड बी विदाउट दिस एटमॉस्फेयर. तो क्या है, रेज आती हैं और जब रिफ्लेक्ट होके वापस जाती हैं तो वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं एंड बाय दिस प्रोसेस वो टेम्परेचर को राइज कर देती हैं. तो हम देखते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. दैट इज ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ट्रैप्ड हीट जो कि रिफ्लेक्शन से गई है वहाँ पर.
So the Earth's natural greenhouse effect is critical to support life and initially was a precursor to life actually, moving out of the ocean onto the land. The human activities, however, mainly the burning of fossil fuel or the clear cutting of forest, have accelerated this greenhouse effect and caused the global warming. And this greenhouse effect of the atmosphere is named by the analogy to greenhouses which became warmer in the sunlight. There are a number of greenhouses which can be classified differently. So we have total 5 classification with us. One is on the basis of structure, utility, cladding material, structural material and the basis of cost. So on the basis of structure there are lean to type. Lean to type वो होते हैं जिनमें एक वॉल जो होती है वो किसी बिल्डिंग या ऑलरेडी किसी कंस्ट्रक्टेड वॉल के सपोर्ट से बनी होती है और ये जो है बाकी ग्रीन हाउस आपका होता है. इवन स्पैन बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इधर भी इतना. इवन स्पैन, अनइवन स्पैन जो अनडुलेटेड टोपोग्राफी की आपकी जगह होती हैं, पहाड़ी है, कहीं भी थोड़ी सी जगह बच गई है तो उसमें दिस इज अनइवन स्पैन. एक दीवार छोटी हो सकती है, एक दीवार बड़ी हो सकती है. रिज एंड फरो में जैसे एक ये आपका रिज देन फरो एंड देन रिज देन फरो, दिस इज कॉल्ड गटर, जहाँ पे एक्सेस वाटर वगैरह ये सब ड्रेन आउट हो सकता है रेनी सीजन के टाइम पे. देन सॉ टूथ टाइप, तो इसकी जो छत होती है बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जैसे सॉ टूथ होता है आपका इस तरीके से. देन क्योन सेट जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्चुअली पाइप फ्रेम स्ट्रक्चर होता है और बिल्कुल इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपका रन करता है यहाँ पर. ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, तो हमें टेम्परेचर या तो राइज करना होता है या फिर ठंडा करना होता है. तो कूलिंग और हीटिंग वाले 2 टाइप के आपके हाउसेस होते हैं. देन क्लैडिंग मटेरियल के ऊपर से जो मटेरियल है ये क्या है, ग्लास हाउस जिसके ऊपर ये ग्लास मटेरियल है, फाइबर वाला या रिजिड प्लास्टिक पैनल वाले होते हैं इनको रिजिड प्लास्टिक पैनल हाउसेस भी बोलते हैं. पॉली हाउसेस जिसके ऊपर पॉलीथीन की कवरिंग होती है. और स्ट्रक्चरल मटेरियल के बेसिस पर कि ये जो फ्रेम दिया हुआ है ये फ्रेम किस चीज़ का है, वुडन फ्रेम्ड, गैल्वेनाइज्ड आयरन फ्रेम, एल्यूमिनियम फ्रेम, पाइप फ्रेम, ट्रस फ्रेम, ये आपके अलग अलग तरह के स्ट्रक्चरल मटेरियल यूज होते हैं. देन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, लो कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड हाई कॉस्ट. सो दिस वॉज अबाउट द स्ट्रक्चर. और कई तरह के स्ट्रक्चर हैं, उनका वो दिखेंगे कैसे. तो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर से ग्लास हाउस, पॉली हाउस, पॉली टनल और पॉली हाउस में फ़र्क क्या है कि इनकी हाइट का फ़र्क है. पॉली टनल की हाइट जो है वो थोड़ी कम होती है, चौड़ाई कम होती है, लंबाई में ये थोड़ी ज़्यादा होती है. लो टनल है, जो लो टनल है उसमें सिर्फ, या वॉक इन टनल इनको बोलते हैं, सिर्फ चलने की जितनी हाइट होती है इतनी ही. रो कवर्स हैं. रो कवर्स क्या है, कोई क्रॉप ओपन एरिया में लगी है लेकिन सिर्फ 2 महीने के लिए वहाँ पर जो है फ्रॉस्ट आता है तो इस तरीके से जो है आयरन की सपोर्ट्स लगा के इनके ऊपर जो है सीधे पन्नी ढक दी जाती है. दीज आर कॉल्ड रो कवर्स. मल्चिंग जो कि सिंपल सॉइल के ऊपर की जाती है और उसके ऊपर प्लांट्स लगाए जाते हैं होल करके. तो ये वीड ग्रोथ को रोकता है, मॉइस्चर लॉस को रोकता है, सॉइल इरोजन को रोकता है और ये एक तरीके से सॉइल सोलराइजेशन का भी काम करता है समर टेम्परेचर्स में. लैथ हाउसेस वो होते हैं जो कि टेम्परेचर को वार्म करते हैं, सीड जर्मिनेशन को जो है वो प्रमोट करते हैं. हॉट बेड्स रूटिंग के लिए, हॉट बेड्स किसके लिए, रूटिंग करने के लिए. ऐसे कटिंग्स हैं जो कि विच आर वेरी डिफिकल्ट टू रूट तो उनको हॉट बेड्स में रखा जाता है. देन नेट हाउसेस, ये इंसेक्ट पेस्ट जहाँ पर ज़्यादा अटैक करते हैं तो उनको रोकता है और साथ ही साथ में जो है एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, जैसे वाइट फ्लाई का बहुत जो है अटैक है, फ्रूट फ्लाई का कहीं अटैक है तो फिर उससे बचने के लिए नेट हाउसेस में आप ग्रो कर सकते हैं. देन शेड नेट्स जिनको पार्शियल शेड की ज़रूरत है, दीज नेट्स आर अवेलेबल इन 25% शेड, 50% शेड, 75% शेड, इसमें अलग अलग शेड्स में अवेलेबल होते हैं. आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम जो यूज़ होते हैं आपके ग्रीन हाउस टाइप्स फॉर हीटिंग के लिए जो है उसमें जैसे आपके यूनिट स्पेस हीटर या ग्रेविटी वेंटेड यूनिट हीटर, पावर वेंटेड यूनिट हीटर्स, सेपरेटेड कंबशन हीटर्स को जला के उससे जो है
आपने हीट जनरेट करी है। पोर्टेबल यूनिट हीटर्स हैं, जैसे हम अपने रूम्स में यूज़ करते हैं, या फिर हॉट वाटर सिस्टम है। पूरे ग्रीन हाउस में जो है वो पाइप्स के अंदर हॉट वाटर को फ्लो कराया जाता है, जिससे कि रिलीज़ होने वाली जो रेडिएटेड एनर्जी है, हीट है, उससे गर्मी इसमें जो है बनी रहती है पॉली हाउस के अंदर। देन स्टीम हीटिंग सिस्टम, सेम इज़ द केस विद दिस हॉट वाटर सिस्टम, इसमें भी स्टीम को फ्लो कराया जाता है। देन यूनिट रेडिएंट हीटर्स हैं, जैसे कि जो कि मटेरियल गर्म होके हीट जो है वो जनरेट करता है, इस तरह के। देन सोलर हीटिंग सिस्टम है, सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए हीटिंग में। फिर आर्टिफिशियल कूलिंग सिस्टम्स हैं, जैसे कि अब कूलिंग करनी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, एम्बियंट टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, 40 डिग्री है, उसको कूल डाउन करके नीचे लेके आना है, उसके लिए फोर्स्ड एयर कूलिंग कर सकते हैं। वेंटिलेशन या तो नेचुरल होगा या फिर फोर्स वेंटिलेशन यूजिंग एग्जॉस्ट फैंस, और जो रूफ है वो ऑटोमेशन पे खुलती हैं बंद होती हैं, इस तरह की कर सकते हैं। फॉगिंग सिस्टम लगा सकते हैं, जो कि इवेपोरेटिव प्रिंसिपल जैसा एक तरीके का काम करता है। देन फैन एंड पैड कूलिंग सिस्टम, जैसा कूलर में जैसे क्या होता है, इवेपोरेशन की वजह से आपका कूलिंग होती है, तो इसमें भी इसी तरीके से कि ठंडी हवा जो है वो जो पैड होते हैं वो लगातार गीले होते रहते हैं, उस पैड से जो है हवा गुजरती है तो वो ठंडी होके अंदर आती है, और फिर फैंस लगे होते हैं दूसरी वॉल्स पे जो हवा को बाहर फेंकते हैं, जिससे कि एक एयर प्रेशर जो है इस एरिया में बना रहता है, जिससे हवा लगातार आती रहती है इधर और इधर से बाहर जाती रहती है। Now the CO2 management which has become an important part actually, क्योंकि CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए एक रॉ मटेरियल है, और इनक्लोज स्ट्रक्चर में हालांकि बाहर एम्बियंट आपके एटमॉस्फेयर से कम CO2 नहीं होती है, उसमें ज़्यादा CO2 होती है। बाहर आपकी जो है वो अराउंड 350 to 400 ppm के आसपास जो है CO2 होती है, जबकि पॉली हाउस के अंदर जो है वो ज़्यादा CO2 है। लेकिन जब ये आप वेंटिलेशन नहीं करेंगे तो CO2 कम हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके क्रॉप की यील्ड पे एडवर्स इफेक्ट पड़ने लगता है, तो इसको रिप्लेनिश करना जो है वो ज़रूरी है इनफिल्ट्रेशन रेट्स को बढ़ा के। और ये जो CO2 इंक्रीज की जाती है, दैट कैन हेल्प इंक्रीजिंग यील्ड अप टू 30%, और 600 to 1000 ppm तक अगर इफ़ यू आर एबल टू मेंटेन दिस CO2 कंसंट्रेशन, तो अच्छे ग्रोथ रेट हमें जो है मिलते हैं। और इसमें जैसे कुकुम्बर, लेट्यूस और टोमेटो में इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट CO2 एडिशन इंक्रीजेज द यील्ड, एंड इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग नेचुरल वेंटिलेशन, बाहर से फ्रेश एयर को इंट्रोड्यूस करा के, या फिर कार्बन बेस्ड कोई फ्यूल को बर्न करके, या फिर बॉटल्ड CO2 या लिक्विड CO2 जनरेटर्स होते हैं उनको यूज़ करके। तो इंडिया में इसी तरह के प्लास्टिक कल्चर और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, नेशनल कमेटी ऑन प्लास्टिक कल्चर एप्लीकेशन इन हॉर्टिकल्चर, इसको बोलते हैं शॉर्ट में NCPAH। So this Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmer Welfare, DACNFW, Government of India has been promoting the precision farming in plastic culture application through various center sponsored scheme, and this NCPAH is one of them. So this scheme has the mandate to promote and develop the use of plastics in agriculture, horticulture, water management through using this drip or sprinkler system or this fogger system और other allied areas. इसी का एक प्रोजेक्ट है PFDC प्रोजेक्ट, प्रिसिजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर्स। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स जैसे बनाए गए हैं आसपास के एरियाज में दिखाने के लिए कि किस तरीके से प्रिसिजन फार्मिंग की जाती है। दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया टू प्रमोट द प्रिसिजन फार्मिंग प्लास्टिक कल्चर एप्लीकेशन फॉर हाईटेक हॉर्टिकल्चर, एंड दे आर लोकेटेड at SAUs, different ICR institutes such as IRI, CIAE, Bhopal, CISH, Lucknow, IIT, Kharagpur, etc.